स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकेंड चैप्टर फर्स्ट है पत्र एवं डायरी पत्र। पहला प्रश्न है कि बड़ों से पूछकर पता कीजिए। तो आपको बड़ों से पूछकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहला कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है और पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। इन सब का आपको उत्तर लिखना है कि हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं और उन्हें कौन ले जाता है, डाकिया। उन्हें डाकघर ले जाता है और डाकघर से उन पत्रों की पते के अनुसार, यानी उस पत्र के ऊपर जो भी पता लिखा हुआ है उसके अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। कि हम जो भी पत्र लिखते हैं वो पत्र पेटी में डालते हैं और डाकिया उन्हें डाकघर से ले जाता है और डाकघर से उन पत्रों को जो भी पता लिखा हुआ है उसके अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है और वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकियों द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न कि आजकल पत्र किन किन माध्यमों से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। तो आजकल पत्र हैं वो डाक द्वारा पहुंचते हैं, कुरियर द्वारा भी पहुंचते हैं और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ये सुविधाएं हैं आजकल। तीसरा प्रश्न है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। तो मैं मकरपुरा बड़ौदा में रहता हूँ, वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड है 390018 है और इसका पिन कोड नंबर ये है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ आपका पता पिन कोड नंबर आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि आपके घर डाक देने कौन आता है। तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। आगे है दूसरा प्रश्न, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो डाकिये से बातचीत कर रहे हैं तो प्रश्न डाकिये से, आप डाक सेवा में कब से हैं। तो डाकिया कह रहा है कि मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। प्रश्न, इस सेवा में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो डाकिया कहता है कि इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है और इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है और नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन भी मिलती है। तो ये सुविधाएं होती है। आगे तीसरा प्रश्न है कि आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है। तो डाकिया के लोग हमारे आने का इंतजार करते हैं, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अब कुरियर वाले से बातचीत हो रही है तो प्रश्न कुरियर वाले से कि अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है। तो कुरियर वाला कहता है कि काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है, पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, बारिश के दिनों में तो बहुत तकलीफ होती है। आगे है उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या आप अपने काम से खुश हैं। तो कुरियर वाला, हाँ खुश हूँ, मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। तीसरा प्रश्न, आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो कुरियर वाला के हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है और कंपनी की तरफ से रेल यात्रा और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। ये सुविधा उनको कुरियर वालों को मिलती है। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न, संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उनका वर्णन कीजिए। तो पहले कबूतर से हम संदेश पहुंचाते थे, उसके बाद मंत्री और राजा को इस तरह से अपना संदेश सुनाता था। ये डाकिया और ये लिफाफा पत्र है, उसके बाद मोबाइल और ये कंप्यूटर ईमेल। तो ये चित्र के आधार पर हम ये उत्तर लिखेंगे कि संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों यानी कबूतरों को हम उनको प्रशिक्षित करते थे, द्वारा पत्राचार होता था एक दूसरे को। फिर यह काम संदेश वाहकों द्वारा होने लगा, यानी राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेश वाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे, या तो वो घोड़े पर सवार होकर आते थे या चलकर आते थे संदेश लेकर। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं।
पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, यानी जो ऊपर दे रखा है चित्र वो। फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा कि वो जो पोस्ट कार्ड है वो लिफाफे के अंदर बंद करके पैक करके भेजा जाता था। फिर अंतर्देशीय पत्र का उपयोग हुआ। आजकल क्या है, टेलीफोन संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है कि अब टेलीफोन से ही हम बातचीत कर लेते हैं। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा हो गई है और पत्र व्यवहार कम हो गए हैं। आगे है चौथा प्रश्न, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है कि अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS करना हो, द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालय वक्तव्य स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा निखिल राणा। इस तरह से हम अपने मोबाइल में SMS भेज सकते हैं। आगे दे रखा है दूसरा कि तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, वह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप क्या लिखोगे? तो ईमेल करना है प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद। पहले एड्रेस लिखेंगे, 21 नवंबर डेट डालेंगे 2024 और प्रिय अविनार, जो मित्र है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम ईमेल करेंगे कि इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था, यानी टीवी देखता था। उपरांत यानी बाद में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और पिताजी के साथ घर लौटता था। इस तरह छुट्टी के दिन बीत गए, इसका पता ही नहीं चला। ये जो छुट्टियां थी वो हमें पता ही नहीं चली कि किस तरह से बीत गई। तुम्हारा मित्र सौरभ। आगे है पांचवा प्रश्न कि निर्देशित विषय के बारे में लिखिए, बारे में पत्र लिखिए। पहला है आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो रमेश पुरोहित, 4 आकाश गंगा, डेरी रोड, राजकोट, 27/12/2016। इस तरह से आपको डेट लिखनी है, एड्रेस लिखना है। फिर अपने मित्र को लिखना है पत्र, प्रिय मित्र हितेश, तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहां दिसंबर महीने में ही काफी ठंड पड़ने लगती है। तो इस तरह से आपको अपने मित्र को जानकारी देनी है कि आपने प्रवास में क्या किया, कहाँ रुके। दूसरे दिन हम ST बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। पूरे सड़क पर क्या थे? नारियल के वृक्ष थे। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार में शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। हमें खरीदारी भी की बाजार से। और कुछ चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र विनय। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। आगे है दूसरा कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। आप बीमार हैं तो उसके लिए अपने क्लास टीचर को एक पत्र लिखना है। 25 आशा भवन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट। डेट डालनी है आपको। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 और कौन से सेक्शन में है तो ब। कल शाम मुझे जोर से ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। तो स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आप अपने टीचर को ऐसा लिख रहे हैं।
अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया। इस तरह से आपको पत्र लिखना है अपने अवकाश के लिए। आगे है तीसरा प्रश्न कि अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। स्कूल की कुछ समस्या है तो श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, आपको डेट डालनी है। विषय क्या है तो विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें ना होना। तो ये आपकी समस्या है, उस पर आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। तो वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इसका अभाव बहुत खटकता है। तो आप ये प्रधानाचार्य को समस्या बता रहे हैं कि पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन विज्ञान की एक भी पुस्तक नहीं है वैज्ञानिकों की जीवनी से संबंधित। तो ये हमारे पुस्तकालय में समस्या है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 और आगे है डायरी के रूप में लिखिए। ये सब पत्र थे, अब डायरी आ रही है कि डायरी के रूप में लिखिए। किसी एक पूरे दिन के लिए पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण देना है आपको। आपने डेट डाली अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2018। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखते खेलने को मिलेगा और बाघों की सुंदर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता ना कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। इस तरह से आपको डायरी में एक ये नोट किया। दूसरा है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का अनुभव। इसका अनुभव आपको अपने डायरी में लिखना है। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा थी तो उसका आयोजन हुआ था। विषय था विज्ञान शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। आगे है तीसरा प्रश्न कि अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, ये आपको लिखना है। सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपए दिए थे। अभी छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपए तो बस की किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। मेरे मामा जी आ गए। वे बोले मेला देखें तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊं। इसका श्रेय मामा जी को है। इस तरह से आपको लिखना है। आगे दे रखा है 7वां प्रश्न कि नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे अंश दे रखा है कि आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी।
खुशी का ठिकाना न था, कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद और उत्साह से उठा, मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नान भी संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो यह आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। यहाँ पे हमने गुजराती में लिखा है कि आज तारीख 10 अगस्त 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી, આનંદનો પાર નહોતો, ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાનો આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો આવાજ સંભળાયો કે રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। આ રીતે લખવાનું છે। આગળ આપેલું છે 8મો પ્રશ્ન કે दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। यहाँ पे दिया था अधीक्षक, अधीक्षक यानी शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे हैं। प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना देने पर भी प्रशासन में कोई तैयारी नहीं की। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है।